हेलो, आप सभी का आरवी नोट्स परिवार में स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पदार्थ के सामान्य गुण। चलो स्टार्ट करते हैं। द्रव्य यानी पदार्थ, जिसे मैटर कहते हैं, क्या होता है? पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पदार्थ किसे कहते हैं। दो शब्द याद रखना, स्थान और द्रव्यमान। जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो। ठीक, आगे देखो। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, बेसिक तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होती है? गैस। फिर उससे कम होती है द्रव, उससे कम होती है ठोस की। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? जिसका वेग ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा। तो गैस का वेग ज़्यादा होता है, उससे कम होता है द्रव का, उससे कम होता है ठोस का। ठीक है ना। अब देखो, घनत्व की बात करें तो घनत्व जो जितना पास पास होगा, सघन होगा, तो ठोस होता है। तो ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम द्रव का, उससे कम होता है गैस का। आकर्षण की बात करें तो आकर्षण एक अट्रैक्शन फोर्स है, बल है, एक तरह का अट्रैक्शन है जो क्या परमाणुओं को एक जगह बांध के रखता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होगा। आकार की बात करें तो आकार का मतलब एक तरह का फैलाव है, फैलाव। तो किस में ज़्यादा होगा? गैस में होगा, फिर उससे कम होगा द्रव में, और सबसे कम फैलाव होगा ठोस में। अब बात करते हैं हम प्रत्यास्थता की। तो प्रत्यास्थता जो है वो सबसे ज़्यादा होगी ठोस में, फिर उससे कम होगी द्रव में, और उससे कम होगी गैस में। उससे के बाद आता है सहसंजक बल। सहसंजक बल सबसे ज़्यादा किसमें? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। बल की बात करते हैं ना तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। और तीसरे नंबर पर यह आता है विसरण। विसरण भी एक तरह का फैलाव है, एक तरह की गति है। तो ज़्यादा किस में होगी? ज़्यादा गैस में होगी, फिर द्रव में होगी, फिर ठोस में होगी। ठीक है, आगे देखो। अब पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करते हैं। कौन सी अवस्था की? चौथी अवस्था की। तो चौथी जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ध्यान रखना, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसे बोलते हैं प्लाज्मा, जिसका टेम्परेचर लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लाज्मा अवस्था जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। ये विद्युत है, विद्युत की सुचालक होती है। ध्यान रखना, प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। और सूर्य और तारों में जो चमक होती है ना, सूर्य है, तारे जो चमकते हैं, जो चमक होती है, वो चमक का कारण भी ये प्लाज्मा अवस्था ही है। ये एक कौन सी अवस्था है? आयनीकृत अवस्था है। ठीक है, देखो प्लाज्मा अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। ये कैसी है? आयनीकृत है। ठीक है, इसमें धनायन और ऋणायन क्या करते हैं? अवशोषित आवेशित कण होते हैं, धनायन और ऋणायन। अब इसकी खोज की बात करें तो एग्ज़ाम में सवाल बनता है कि इसकी खोज किसने करी। तो देखो, इसकी विलियम क्रुक्स ने खोज करी थी। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना, विलियम क्रुक्स, चौथी अवस्था जो प्लाज्मा, उसकी खोज करी थी क्रुक्स ने। ठीक है, और इसके ये एक चमकता हुआ पदार्थ है, जबकि इसको जो प्लाज्मा नाम दिया था ना, वो दिया था इरविन लैंगम्यूलर ने। प्लाज्मा नाम लैंगम्यूलर ने दिया। तो दो पॉइंट याद रखना, पदार्थ की चौथी अवस्था की जो खोज करी थी वो क्रुक्स ने करी थी, और जो प्लाज्मा नाम दिया था वो लैंगम्यूलर ने दिया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं पांचवी अवस्था की। पदार्थ की पांचवी अवस्था, इसको बोलते हैं, पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने करी थी, इसलिए इसका नाम दे दिया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, इनको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में इनसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं पदार्थ के जो सामान्य गुण होते हैं उनकी। जैसे पहला है दाब। दाब यानी प्रेशर। तो देखो, दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल और क्षेत्रफल का अनुपात, बल बटा क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को कहते हैं दाब। F बटा ए, P बराबर F बटा ए। इसका SI मात्रक है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, या तो ये फॉर्मूला पूछेगा या पूछ लेता है कि दाब का SI मात्रक क्या है, तो या तो पास्कल होगा या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है। तो फॉर्मूला याद रखना,
दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F बटा A। ये एक अदिश राशि है, ठीक है। दाब को इस भाषा में भी लिख सकता है वो, प्रणोद इकाई क्षेत्रफल, यानी बल को प्रणोद भी बोल सकता है। बल जो होता है ना, प्रणोद यानी थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स का नाम आपने सुना है ना, तो बल को थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, प्रणोद भी बोलते हैं। इसलिए फॉर्मूला अगर प्रणोद दिया है तो आपको एक बल ही समझना है, ठीक है। तो अगर इसकी विमा की बात करें तो m1 L-1 T-2 होती है। अब देखते हैं आगे। दाब के अन्य मात्रक बार, मिली बार, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, पास्कल, ये किसके हैं? दाब के ही दाब के ही मात्रक हैं, ठीक है। अब एक बार का जो मान है वो 10⁵ पास्कल होता है, इसको याद रखना। एक बार का मान 10⁵ पास्कल होता है। उड़ते हुए विमान के अंदर दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। कोई वायुमंडल में ऊपर विमान उड़ रहा है तो उसमें जो विमान है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और बाहर का प्रेशर क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। अब देखो आगे, द्रव का दाब। द्रव के दाब की बात करें तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर उसका दाब, जैसे ये कोई पात्र है और ये पॉइंट है यहाँ h गहराई पर है, तो अगर इस पॉइंट पर दाब की बात करें ना तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? ρgh होगा। ये जो फॉर्मूला है ना ρgh, इसको गांठ बांध लो, लिख लो एग्ज़ाम में, या तो ये फॉर्मूला पूछता है या इससे सीधा एक न्यूमेरिकल पूछता है। ρgh, h है गहराई, रो है द्रव का घनत्व, ठीक है ना। देखो, द्रव का दाब द्रव के घनत्व, जो दाब है वो किस पर निर्भर कर रहा है? घनत्व पर कर रहा है, उसकी गहराई पर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण, इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। परंतु वो किस पर निर्भर नहीं करता? ये जो पात्र है ना, पात्र जिसमें द्रव भरा है, उस पात्र पर निर्भर नहीं करता है। अब दाब की बात करें, कुल दाब, द्रव का कुल दाब कितना होगा? तो जो बाहर से एटमॉस्फेयर पे ऊपर जो दाब लग रहा है, यानी वायुमंडलीय दाब प्लस जो गहराई के साथ जो दाब लग रहा है ρgh, तो कुल दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब प्लस ρgh होता है, ठीक है। अब आगे देखो, द्रव दाब के नियम देखो। पहला ये है, ये कोई पात्र है, इस पात्र में 3 बिंदु दे रखे हैं A, B और C। तो जितना ज़्यादा गहरा होगा द्रव दाब उतना ज़्यादा होगा। तो C बिंदु पर ज़्यादा होगा, उससे कम होगा B बिंदु पर, उससे कम होगा A बिंदु पर, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है कि अगर दोनों बिंदु क्या हैं? समांतर हैं, है ना, तो उन पर दाब क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा दे रखा है कि मान ले पात्र का जो वो है आकार, वो डिफरेंस है, तो और उनकी जो वो है सेम लेवल पर है वो, तो उस पात्र पर निर्भर नहीं करता है, उनका प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। आगे देखो, आगे दे रखा है समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, यानी जिसका घनत्व ज़्यादा उसका दाब ज़्यादा, जिसका घनत्व कम उसका दाब कम, ठीक है ना। अब आगे देखो, पास्कल का नियम। एक क्वेश्चन तो सीधा पूछा जाता है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो ये द्रव दाब से संबंधित है। आगे देखो इसमें क्या क्या है। यदि गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है ना, जी जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल, उस गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय प्रभाव को हमने कर दिया बिल्कुल 0 नगण्य, तब क्या होता है कि कोई पात्र है ना, उस पात्र में कोई द्रव भरा है, तो जो दाब है ना वो उसकी गहराई पर निर्भर करता है, और समान गहराई पर 2-3 जितने बिंदु हैं तो समान गहराई पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? दाब बराबर होगा। ये कब होगा? जब हम गुरुत्वीय प्रभाव को क्या मान रहे हैं? नगण्य मान रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पॉइंट दे रखा है कि किसी बंद बर्तन में द्रव को, कोई बर्तन है, बंद बर्तन है, उसमें द्रव भरा है सामान, तो मान ले ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर जो दाब है ना वो इस दिशा में मानी सारी दिशाओं में समान लगेगा। समान एक बिंदु पर जो बल है वो सारी दिशाओं में समान लगता है, यानी कि इधर ज़्यादा लग गया इधर कम लग गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक। अगला पॉइंट दे रखा है, बर्तन का आकार द्रव दाब पर प्रभावी नहीं होता, मतलब उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब देखो पास्कल नियम के उदाहरण। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। मतलब आप तो हाइड्रोलिक जो शब्द आ जाए तो और पूछे कि ये किसका उदाहरण है, तो पास्कल के नियम का उदाहरण। हाइड्रोलिक जो शब्द आ जाए और पूछ ले किसका उदाहरण है, तो पास्कल के नियम का
उदाहरण है। आँख बंद करके लगा देना। आगे देखा है कि द्रव ऐसा जो पास्कल का नियम है वो कब होगा, जब द्रव जो हो वो असंपीड्य हो, मतलब वो पिचकता नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं प्रेशर दाबा और जो क्या बोलते हैं द्रव है वो दब गया, तो दबना नहीं चाहिए, असंपीड्य हो, संपीड़ित नहीं होना चाहिए। दूसरा है किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग पर पहुंच सके, मतलब अगर अपन ने जैसे ये कोई पात्र है, ये अगर अपन ने यहाँ पर दाब लगाया तो वो इसका इफेक्ट यहाँ पड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये दे रखा है। अब देखो अगला पॉइंट दे रखा है, नोट कर रखा है कि फाउंटर पेन जो होता है जिसे स्याही वाला बोलते हैं, जो पहले स्याही भरते थे पतली वाली वो वाला पेन, उसको वायुयान में नहीं ले जाया जाता। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, दाब ऊपर जाएंगे तो दाब कम हो जाएगा, दाब कम होगा तो वो जो पेन है उसके अंदर दाब ज़्यादा होता है तो वो क्या होगा, निकल जाएगी। ऐसे ही जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, जिस व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर की संभावना है, उच्च रक्तचाप है, उस व्यक्ति को भी वायुयान में यात्रा नहीं कराई जाती। क्यों? क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, दाब कम होता है, और दाब कम होगा और व्यक्ति के अंदर दाब ज़्यादा है तो उसको क्या आ जाएगा, नक्सीर वगैरह आ जाएंगी, नाकों में से आँखों में से खून आने लग जाएंगे। इसलिए जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसको वायुयान में यात्रा करने से मना है। अगला देखो, गलनांक और क्वथनांक का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ वो होते हैं जिनको गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है, और एक वो होते हैं जिनको गर्म करते हैं तो आयतन घटता है। तो जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है ना, तो उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मोम है, घी है, तो घी है तो उनका घी का जैसे दाब बढ़ाया तो गलनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो आयतन बढ़ जाता है उनका। एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करा तो उनका आयतन में कमी आ जाती है, जैसे बर्फ़ है, तो बर्फ़ को गर्म करते हैं तो द्रव में बदलती है तो उसका आयतन कम होता है। तो ऐसे पदार्थों को दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और दाब का सभी पदार्थों पर क्वथनांक बढ़ाने पर बढ़े, क्वथनांक तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता ही है।